हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का फिर से मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये आपका पहला पार्ट होगा और इसके बाद एक पार्ट और होगा। दो पार्ट में मैंने इसलिए बांटा है क्योंकि रिवीजन जो हम लोग करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातें जानेंगे, केमिस्ट्री के बेसिक बातें भी जानेंगे और चैप्टर का जो बेसिक बेसिक पॉइंट है उसको भी रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रिवाइज करेंगे, सारी एक्टिविटी का रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग कुछ करेंगे ताकि जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ें रिवाइज के तौर पे वो हमारा क्लियर होता जाए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो कुछ क्वेश्चंस कराने पर कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एक लेक्चर और मिलेगा, इस दो के अलावा भी एक दो लेक्चर और मिलेंगे जिसमें कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं वहां करवाऊंगा। तो इस तरीके से चैप्टर बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स की अगर बात की जाए तो अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए। बीच बीच में अगर आपको कुछ लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपने बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाया है तो आई मस्ट सजेस्ट यू कि प्लीज वीडियो को रोक रोक के नोट्स जरूर बनाइएगा, वहीं सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं अब चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये है आपका पहला चैप्टर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले इस चैप्टर से पहले कुछ बेसिक केमिस्ट्री का एक रिवीजन कराया है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, थोड़ी बहुत मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की जिससे कि आपको ये मालूम चल सके कि कैसे हमारे एटम इधर उधर रखे जाते हैं और उनसे कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। ये सारी बातें मैंने वहां की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख भी सकते हैं। ये सब कुछ है मैंने कि बहुत सारे, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, तो पहला लेक्चर तो जरूर देखिएगा, वो आपकी केमिस्ट्री की समझिए बैकबोन है, बिल्कुल घर की नींव है वो। उसको नहीं देखा तो ये सब कुछ भी आपको समझने में काफी दिक्कत होगी, और उसको अगर देख लिया तो यहां से आप काफी स्पीड के साथ चीजें सीखेंगे। ठीक है ना, तो 1 घंटे का वो लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। भैया फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज सभी लोग जानते हैं कि वो चेंजमेंट जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, नई प्रॉपर्टी की कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, और हम फिर से पीछे वापस जा सकते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, हमने क्या किया, इसको जमा दिया, आइस बना दिया, तो आइस से फिर हम वाटर भी बना सकते हैं। या वाटर को हमने हीट कर दिया और इसको गैस के फॉर्म में ला दिया, तो गैस को फिर हम लोग कंडेंसेशन की मदद से वाटर भी बना सकते हैं। क्या बात समझ गए? तो यानी कि ये फिजिकल चेंजमेंट है। लेकिन केमिकल चेंजमेंट होता है जिसमें कि नया सब्सटेंस बने नए प्रॉपर्टी के साथ और पीछे आप वापस नहीं जा सकते। जैसे कागज को हमने फाड़ दिया, तो बहुत सारे कागज हमारे पास हैं, फाड़ के हमने बहुत सारे बना लिए, तो जब कागज को हमने फाड़ दिया तो वो है अभी भी कागज ही, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी अभी भी कागज ही है। लेकिन जब हमने कागज को जला दिया तो अब उसके अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि अब वो कागज नहीं रहा बल्कि वो राख हो गया है। तो कागज को फाड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ा कर देना फिजिकल चेंज है, लेकिन उसको जला के राख कर देना केमिकल चेंज है, क्योंकि नया प्रॉपर्टी बना, नए प्रोडक्ट बने। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का मिलाप करके हम लोग बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम पहले अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ये पीछे वापस नहीं जा सकते। और
मैग्नीशियम के कुछ और प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, यानी रिएक्टेंट साइड में इन सारी चीजों की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अब प्रॉपर्टी दूसरी होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी। क्या बात समझ गए? यहां एक और बात सीखिए, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दो है, दो ओ मिलकर ऑक्सीजन बना है, यानी इसके बीच में कुछ बॉन्ड होगा, इनके बीच में कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन होगा ना जिसके कारण ये दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 बने हैं, तो ये टूटेगा और टूट के मैग्नीशियम के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट साइड की तरफ नया बॉन्ड बनता है केमिकल चेंज में। और यही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर के दौरान, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कि हम लोग नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी की कुछ नई प्रॉपर्टी होगी, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनेंगे नई प्रॉपर्टी के साथ। क्या बात समझ गए? अब यहां से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बने उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे, या एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया, या एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि H2 गैस है, O2 गैस है, पहले H2 गैस था, O2 गैस था, ये इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है ना। इन दोनों ने कंबाइन किया और अब H2O लिक्विड बन गया। देखिए हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है, इन दोनों ने कंबाइन किया और एक नया सब्सटेंस बना दिया नए प्रॉपर्टी के साथ जो कि लिक्विड है, और H2O एक लिक्विड है, पहले गैस थी, दोनों ने कंबाइन किया और लिक्विड बन गया। यानी कि रिएक्टेंट जो थे इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बना इनकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। इसको हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन भी बोलेंगे या हाइड्रोजन गैस भी बोलेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीजन भी बोलेंगे या ऑक्सीजन गैस भी बोलेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम बोला जाए तो सिर्फ H आएगा, ऑक्सीजन एटम बोला जाए तो सिर्फ O आएगा। कई बार एग्जाम में वो लिख देते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन वाटर फॉर्म, तो हाइड्रोजन का मतलब वहां H नहीं है, हाइड्रोजन का मतलब है H2, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है H2 के फॉर्म में ही रहता है। बच्चे यहां भी गलती करते हैं, मैंने इस पे आपको इंडिकेट किया, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाइड्रोजन बोला जाए या हाइड्रोजन गैस बोला जाए, H2 ही मेरा मतलब है। जब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट बोला जाए तब H मतलब है। क्या बात क्लियर हो गई? केमिकल रिएक्शन समझ में आया? रिएक्टेंट क्या होता है भैया? तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ, जिनका नया फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर H2 और O2 रिएक्टेंट हैं और H2O प्रोडक्ट है। क्या बात समझ गए? अच्छा, ये बात समझ में आ गई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन तो ये हो गया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे हम जब केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट मेथड टू राइट केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एयर में, इसका मतलब है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि बर्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये बात हम लोग जानते हैं, जिसको हमने अभी टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन प्लस एयर से ऑक्सीजन लेके ये जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी तक लिखा, जो मैंने अभी तक पढ़ा, इन सबको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कि देखो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि मैग्नीशियम
एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, व्हाइट पाउडर, ठीक है ना, व्हाइट पाउडर बना रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसी को इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट मेथड में, कि बिल्कुल ऐसे लिख दो, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, क्योंकि रिबन है तो सॉलिड होगा, O2 एयर से आया जो कि गैस है, इन दोनों का मिलाप हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि एक सॉलिड ही है क्योंकि व्हाइट पाउडर बन रहा है। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि टेक्स्ट के फॉर्म में हमने लिखा, और केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि हमने एटम या मॉलिक्यूल की सहायता से उसको शॉर्ट मेथड में लिखा। ये आपकी एक्टिविटी 1.1 भी है, ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी 1.1 यहां पे खत्म हो गई। एक्टिविटी 1.1 में यही है। क्या बात समझ गए? यहां पे एक बात नोट करके रखिएगा कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। मतलब ऐसा जैसे चकाचौंध जैसा, आप बिल्डिंग होता है तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वहां पे आप आंख से देख नहीं सकते हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा आपको, वो भी एक अलग टाइप का चश्मा। तो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आंख चौंधिया जाती है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। कुछ छोटे छोटी बात जो कि अक्सर यूज होगा, जैसे मैंने अभी देखिए यहां पे लिखा, यहां पे ये एस लिखा, यहां पे जी लिखा, वैसे ही हम लोग आगे ऐसे लिखेंगे, जहां एस लिखा होगा मतलब वो सॉलिड है, एल लिखा होगा यानी वो लिक्विड है, जी लिखा होगा यानी गैस है, अगर ए क्यू लिखा होगा मतलब एक्वस है। इसका मतलब यह है कि कुछ डिजोल्व किया गया है पानी के अंदर, लिक्विड पानी के अंदर कुछ डिजोल्व किया गया है, तो उसको हम लोग एक्वस से दिखाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड, CON, C या CON का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड चीज है, यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम है और उस ओरिजिनल सब्सटेंस की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम है या पानी बिल्कुल है ही नहीं। जबकि DIL का मतलब होता है डाइल्यूटेड, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा है। पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जैसे कोई हम लोगों को एसिड दिखाना होता है, जैसे HCl एसिड, तो अगर HCl CONS लिखा है तो यानी कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और अगर हमने DIL लिख दिया यानी कि ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। जैसे कि शरबत बनाना है, तो अगर हमने पानी में बहुत ज्यादा चीनी डाल दिया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और कम चीनी डाला यानी वो डाइल्यूटेड है। ठीक। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है सब्सटेंस में, इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग PPT बोलते हैं। वो प्रेसिपिटेट हो गया, वो नीचे बैठ गया, उसको ऐसे दिखाते हैं कि लो भैया ये देखो, ये जो है सो नीचे बैठ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा है, नीचे बैठ गया, तो उसको PPT बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन से कुछ चीज उड़ गया तो उसको गैस बोलते हैं, और ऐसे दिखा देते हैं कि देखो वो उड़ गया, बाहर निकल गया। बात समझ गए? ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें थी जो कि हम लोगों ने यहां पे देख ली। आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, और ये छोटा सा एग्जाम्पल जो है ये आपकी एक्टिविटी 1.3 है, ध्यान रखिएगा। ये है कि हमने जिंक की रिएक्शन HCl या H2SO4, ठीक ना, हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 के साथ कराइए। H2SO4 एक्वस है, जिंक जो है सो सॉलिड है, और ये डाइल्यूटेड भी है, ठीक ना, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। एक्वस का मतलब है कि पानी में मिला हुआ है H2SO4, ठीक है ना। उसमें हमने जिंक डाला, एक बीकर थी हमारे पास, उस बीकर में H2SO4 रखा हुआ था, उसमें हमने छोटे छोटे जिंक डाले, तो क्या होगा कि ये बन जाता है ZnSO4। क्या बन जाता है? ZnSO4 एक्वस बन जाता है, और साथ ही साथ H2 गैस निकलता है, और हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। अब इस रिएक्शन को मैंने जो लिखा है इसमें देखिए बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, जिंक जो था वो सॉलिड था, H2SO4 एक्वस था। रिएक्टेंट साइड में कोई गैस तो नहीं था ना, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए एक गैस भी बन गया। रिएक्टेंट साइड में कुछ भी हीट ज्यादा नहीं था, यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे ये सारी रिएक्शन हो रही थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुआ। जिस बीकर में हम लोग
ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बीकर जो है अब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आखिर ये चीजें क्यों होती है, और दूसरी बात ये कि कितनी तरीके की चीजें होती है, ये चीजें होती क्यों हैं, और ये चीजें कितनी तरीके के होती हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो स्टेट में चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट साइड सॉलिड रहेगा, प्रोडक्ट साइड गैस बन जाएगा, रिएक्टेंट साइड गैस रहेगा, प्रोडक्ट साइड लिक्विड बन जाएगा, जैसे H2O के केस में देखा। या फिर टेम्परेचर में चेंजमेंट हो सकता है, रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर कुछ और है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना। पीपीटी बन सकता है, पहले सब कुछ सॉल्युबल था लेकिन अचानक से कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कलर में चेंजमेंट हो सकता है, पहले रिएक्टेंट के पास कुछ और कलर था, प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ और कलर हो जाएगा। तो इन सब को बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने पर कुछ प्रॉपर्टीज भी शो होंगी, जिनको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे गैस बन सकता है, पीपीटी बन सकता है, कलर में चेंजमेंट हो सकता है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो सकता है, स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड था गैस बन गया, गैस लिक्विड था सॉलिड बन गया, इस तरीके का स्टेट में भी चेंजमेंट हो सकता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जिससे कि इनमें से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सारे के सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ गए? इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी शो हो सकती है जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो जैसे देखिए, मैं एक एक एग्जांपल सब पे करवाता हूं। जैसे गैस का इवोल्यूशन देखिए, वैसे गैस का इवोल्यूशन हमने ऊपर देख ही लिया, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ कराई जाती है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में H2O बनता है, और साथ में CO2 गैस यहां से निकल जाता है। CO2 गैस यहां से निकल जाती है, ये H2O लिक्विड बन जाएगा और ये CaCl2 एक्वस बन जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों एक्वस थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि गैस भी बन सकता है, जबकि CaCO3 और HCl गैस के फॉर्म में नहीं थे, फिर भी गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो रिएक्शन होगा तो हो सकता है गैस भी बन जाए। ओके, और भी कई तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर जो किया, जिंक के साथ H2SO4 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और ये H2 गैस निकल जाएगी। तो देखिए इधर सॉलिड था, ये एक्वस था, लेकिन इधर एक गैस बन गया और ये निकल गया, ये एक्वस रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। रिएक्शन में इन पांचों में से कुछ भी एक या दो या तीन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे पीपीटी कब बनेगा, पीपीटी भी बन सकता है। एक एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करा रहा हूं जो कि एक्टिविटी नंबर 1.2 है। 1.2, 1.1 भी हो गया, 1.3 भी हो गया, 1.2, एक्टिविटी नंबर 1.2 ये है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट। ये एक्वस, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जो कि ये भी है एक्वस। अच्छा, ये सब कुछ अभी आपको याद नहीं करना, आप ये मत सोचिए कि मुझे याद करना होगा, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक एक चीज याद रखिएगा, जैसे गैस के इवोल्यूशन का एक याद रखिएगा, पीपीटी का कोई एक याद रख लीजिएगा, एक एक कोई भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा करवा रहा हूं। तो जब ये लीड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगी तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा प्लस KNO3 बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये PbI2 का नाम हो गया लीड आयोडाइड। ये येलो कलर का बनता है और पीपीटी बनता है, मतलब कि इनसॉल्युबल, नीचे आके बैठ जाएगा। ये क्या बनेगा, येलो कलर का पीपीटी। तो आप देखिए इसमें कलर का भी चेंजमेंट हो गया और एक पीपीटी भी बन गया, जबकि रिएक्टेंट साइड में दोनों एक्वस थे। दोनों क्या थे, एक्वस थे, दोनों पानी में घुल रहे थे, दोनों पानी में सॉल्युबल थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ये इनसॉल्युबल हो गया, नीचे आके बैठ जाएगा ये बीकर में। और क्या कलर होगा इसका, येलो कलर होगा। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, 2-3
चीजें भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकता है। जैसे यहाँ दो चीजें हो गई, कलर भी चेंज हो गया, पीपीटी भी बन गया, और KNO3 एक्वस रहता है। ओके, कलर में चेंजमेंट का एक एग्जांपल देख लीजिए। कलर के चेंजमेंट का एक एग्जांपल जैसे यहीं देख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है। Cl2 की रिएक्शन जब 2Ki के साथ कराएंगे तो ये क्या होता है, I2 बनता है और KCl बनता है। और आपको मैं बता दूं कि ये पहले कलरलेस होते हैं, लेकिन ये ब्राउन कलर का बन जाता है। I2 जो है ये ब्राउन कलर का बन जाता है। तो कलर चेंजमेंट के लिए ये भी याद रख सकते हैं, या पीछे वाला जो मैंने ये बताया ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल होता है कि सिंदूर का एग्जांपल होता है, Pb3O4, उसको हीट करते हैं तो उसके बाद वो भी येलो कलर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर में चेंजमेंट अभी पीछे किया ही था कि टेम्परेचर बीकर जो था वो गर्म हो गया था हमारा, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं टेम्परेचर में, एक एक छोटा सा ये कर लेते हैं कि देखिए हम लोग जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है C6H12O6, और हम जब सांस लेते हैं तो ये ग्लूकोज उसके साथ रिएक्शन करता है, और क्या क्या बनता है भैया, CO2 गैस बनती है जो कि हम छोड़ते हैं, अपनी नाक से बाहर निकालते हैं और चला जाता है। H2O बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी क्या है, हीट ही तो है। हीट एनर्जी तो हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, इसीलिए तो खाना खाने के बाद हमें पानी पीना चाहिए थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी बन रही है। सुबह उठकर भी हमें पानी पीना चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं। तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल हो गया। चेंज इन स्टेट कई सारे एग्जांपल हो चुके हैं। एक और एग्जांपल जैसे H2 गैस है, इसकी रिएक्शन O2 गैस के साथ करा दिया तो ये H2O बन गया। लो, स्टेट पहले गैस था दोनों, अब लिक्विड हो गया, तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। तो इस तरीके से स्टेट में भी चेंजमेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 तरीके की चीजें हो सकती हैं। इनमें से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही 5 के 5 मैक्सिमम शो होंगे जब भी केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटन, और बैलेंस में ये स्केलेटन नहीं आएगा। अनबैलेंस यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल ना हो। जैसे कि मान के चलिए हमने ये H2 लिया और O2 लिया और ये बना दिया H2O। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो ये हम कहेंगे कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे होगा, जब हम दोनों तरफ बराबर कर दें। दोनों तरफ हम बराबर कर देंगे तो उसको कहेंगे बैलेंस हो गया। यानी कि क्या करो, ऑक्सीजन इधर 2 है तो ऑक्सीजन को 2 करो, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन को 2 यहां से कर दो, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये टोटल 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया। क्या बात समझ गए। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस की बात है, ये भी बात आप लोग जानते हैं, इसको भी आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, कुछ मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपको बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो एग्जाम्पल मैं बैलेंसिंग की करवा देता हूं। देखिए, जैसे कि Fe है और इसकी रिएक्शन आप H2O से कराते हैं, तो ये क्या होता है, Fe3O4 प्लस H2 बनता है। अब इसको जरा बैलेंस कीजिए। देखिए, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का एक नियम याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, बाकी को पहले कर लेंगे, ठीक ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, और उसके अलावा क्या है, Fe है, चलो Fe को पहले करो। तो प्रोडक्ट साइड में Fe3 है तो इधर भी 3 कर लो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे तो इसमें भी पहले ऑक्सीजन को करो। ऑक्सीजन टोटल इधर 4 है तो चलो इसको 4 कर लो, लेकिन अब हाइड्रोजन टोटल 8 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि टोटल अब 8 हो गया ना। तो इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है तो इसको 4 से कर लो। अब देखिए, हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया और Fe भी 3 हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल रूल है, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही कीजिएगा।
एक दो एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, रुकिए, वेट वेट वेट। हाँ, एक एग्जांपल थोड़ा सा ये कर लीजिए। BaCl2 की रिएक्शन आप जब हम कराते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, आगे मिलेगा। तो ये बनता है बैरियम सल्फेट और उसके बाद बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। जरा इसको बैलेंस कीजिए। ये बैलेंसिंग मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक नई चीज यहां सीखिए, ये सल्फेट कभी भी अलग नहीं हटेगा, सल्फेट हमेशा सल्फेट ही रहेगा, चाहे रिएक्टेंट साइड रहे चाहे प्रोडक्ट साइड रहे। तो इसको अलग अलग ना करके एक ही बार करते हैं। सल्फेट को क्या कीजिएगा, सिर्फ एक एटम कंसीडर कीजिएगा और सल्फेट टोटल जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड भी सोचिएगा। वैसे ही कार्बोनेट आ जाए, सल्फाइड आ जाए, फॉस्फाइड हो जाए, नाइट्राइड आ जाए, तो इसको क्या कीजिएगा कि हमेशा एक ही एटम मानिएगा और टोटल एक साथ कीजिएगा। जैसे देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ये सल्फेट इधर 2 है और इधर सल्फेट मात्र 1 है, तो ये लो सल्फेट को 2 कर दो। अब सल्फेट 2 हो गया ना, लेकिन अब साथ ही साथ बैरियम भी 2 हो गए, तो लो ये बैरियम को 2 कर लो। तो जैसे ही हमने बैरियम को 2 किया, क्लोरीन अब देखिए 4 हो गया। एक मिनट, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम को 2 कर लिया, एल्युमिनियम का क्या कर लिया, 2 कर लिया। तो बैरियम 2 है तो बैरियम 2 है, क्लोरीन 4 है लेकिन क्लोरीन तो 6 है, क्लोरीन क्या है, एक मिनट, अच्छा ये 3 होगा, हाँ ये मैंने गलत लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट लिखा जाता है Al2SO43, Al2SO43, ये मैंने गलत लिखा था। तो यानी SO43, तो इसको 3 करो, सल्फेट 3 लेना है नाम है, तो यानी कि बैरियम 3 करो, तो ये बैरियम 3 हो गया। तो बैरियम 3 हो गया, तो एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन भी 6 है। देखिए आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक मॉलिक्यूल आए जो कि टूटता नहीं है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, तो उसको एक ही कंसीडर करके दोनों तरफ बैलेंस करना। ओके, चलो ये एनसीईआरटी के कुछ सवाल जरा देखिए, एनसीईआरटी के सवाल करेंगे तो थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आएगी। पहला सवाल देखिए कितना अच्छा है, कह रहा है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं एयर में बर्निंग से पहले। तो भैया मैग्नीशियम रिबन को जब ऐसे रखा जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट जनरेट हो जाता है, उसी मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटाने के लिए हमें उसको क्लीन करना चाहिए। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हटाने के लिए हम लोग क्लीन करते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले का हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरे पार्ट का पहला पार्ट कह रहा है कि बैलेंस कीजिए इन सबको। तो सबसे पहले तो इसको एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना होगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो आप H प्लस Cl मत लिख दीजिएगा, H2 प्लस Cl2 लिखिएगा। और ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो चूंकि इन्होंने गैस वैस कुछ लिखा नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बैलेंस कर देंगे। H2 है तो H को 2 कीजिए, Cl2 है, Cl2 हो गया, बात खत्म। वैसे पहले मुझे Cl को करना चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में किया जाता है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है बैरियम क्लोराइड, ये तो अभी मैंने कर ही लिया कि बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या होगा, पीछे अभी करा दिया। तीसरा देखिए सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तीसरा ये है Na की रिएक्शन H2O के साथ, सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा यानी H2 बनेगा। इसको बैलेंस कीजिए, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 1 3 है, टोटल हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। अब यहां दिमाग लगाना है, यह सवाल बहुत अच्छा है। क्या दिमाग लगाना है कि इधर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, हमेशा ये इवन नंबर आएगा, आएगा ना इवन नंबर। लेकिन यहां पे एक ये हाइड्रोजन जो है हमेशा ऑड कर देगा तुम्हें। इस H में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, 1 हाइड्रोजन, तो तुम्हारा ऑड आ जाएगा ना। तो पहले तो इसको इवन बना लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इवन बना लिया,
अब क्या है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 Na हो गए, तो लो भैया 2 Na कर दिया। ऑक्सीजन 2 हो गए तो ऑक्सीजन को 2 कर दिया। तो देखो हाइड्रोजन अपने आप हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 और 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां 4, ये बैलेंस हो गया। एनसीईआरटी ने तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलिए थर्ड वाले का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट देखते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट सिंबल भी लिखना है, मतलब अब आपको सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि क्या है, ये सारी बातें भी लिखनी है। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें रिएक्टेंट मिल गया, क्या क्या, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। लिख लीजिए, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि Na2 होगा। अच्छा, ये BaCl2 मैंने क्यों लिखा, Na2SO4 क्यों लिखा, ये सारी बातें अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। बात समझ में आया ना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। बेसिक केमिस्ट्री का प्लीज जरूर देखिएगा, वरना आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। बैरियम क्लोराइड कह रहा है कि सॉल्यूशन है यानी कि एक्वस है, ये भी कह रहा है कि एक्वस है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो एक इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट मिला, यानी कि वो पहले ही बोल दे रहा है कि इनसॉल्युबल है, यानी कि वो पीपीटी है। तो ये लो भैया बैरियम सल्फेट हमने बना दिया, जो कि तुम्हारा पीपीटी है, यानी कि जो नीचे बैठ जाएगा। और साथ ही साथ बन रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl का एक्वस बन रहा है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब चाहे तो आप इसको बैलेंस कर लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए Ba एक है तो Ba भी एक है, सल्फेट एक है तो सल्फेट भी एक है, Na2 है, लो भैया Na2 कर लिया, तो Cl2 हो गया, तो यहां भी Cl2 है। अब ये बैलेंस हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे, जरा ये ध्यान दीजिएगा, कभी इस पर भी सवाल आ सकता है। इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल बैरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ, यानी व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2 रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट, देन वन मॉलिक्यूल ऑफ बैरियम सल्फेट एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्या बात समझ गए, ऐसे रिएक्शन को पढ़ा जाता है। जैसे इस रिएक्शन को पढ़िए, इस वाले रिएक्शन को पढ़िए, when two molecule of sodium react with two molecule of H2O, then two molecule of NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वन molecule of hydrogen gas is formed। तो कभी कभी ऐसे भी दे देंगे कि बताओ ये रिएक्शन हुआ तो इसमें कितने मॉलिक्यूल NaOH के बने, ऐसे भी रिएक्शन दे देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसको बैलेंस कीजिएगा और फिर बता दीजिएगा कि दो मॉलिक्यूल बने NaOH के, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि ये NaOH बोल रहा है, वो भी एक्वस बोल रहा है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि ये HCl बोल रहा है और ये भी एक्वस बोल रहा है। इन दोनों के रिएक्शन करने पर बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना, यानी कि NaCl सॉल्यूशन बना, यानी कि और साथ में वाटर बना, H2O बना। तो ये तो हम लोग जानते हैं एसिड बेस का होता है, और ये रिएक्शन जो है सो बिल्कुल बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस है। इसको पढ़ेंगे कैसे कि व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, देन वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज फॉर्म्ड। ओके, ये सारे सवाल हो गए, खत्म। आगे चलिए, अब हम लोग यहां से केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कि एडिशन भी बोला जाता है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रेंसिडिटी एंड कोरोजन का आता है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही मालूम चल रहा है कि एडिशन, कॉम्बिनेशन, यानी कि जब दो
या दो से ज्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट, एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है आपका कार्बन सॉलिड के फॉर्म में और ये है आपका ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। इन दोनों ने कंबाइन किया और CO2 गैस बना दिया। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। पहले वाला ही उठा लीजिए, वो H2 गैस था, O2 गैस था, इन दोनों ने कंबाइन करके H2O बना दिया। ये भी एक कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होके एक चीज बन गया। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना बोला जाता है, चूना, ठीक है ना, और इसका नाम होता है लाइम या क्विक लाइम। लाइम बोल लो या क्विक लाइम बोल लो। कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं। तो जैसे ही आप पानी में मिलाएंगे तो ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, जिसका नाम होता है सिलेक्ट लाइम। क्या नाम होता है? सिलेक्ट लाइम। और मैं आपको बता दूं कि यहां हीट भी प्रोड्यूस होता है। मतलब आप देखिएगा, चूना जो मार्केट से खरीद के हम लोग लाते हैं दीवालों पर पेंट करने के लिए, उसको पानी में पहले मिलाते हैं तो वो ना बिल्कुल गर्म हो जाता है, बिल्कुल बुलबुला छोड़ने लगता है, जैसे कि पानी को जब गर्म करते हैं तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन लिया और बीकर हमारा हीटअप हो गया जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब इसको क्या करते हैं कि दीवालों पे हम पोतते हैं। अब इसी का यूज करके जो वॉशिंग वॉल्स की जाती है, व्हाइट वॉशिंग की जाती है, वो यही है। कोई अगर पूछे ये सवाल कि किसका यूज किया जाता है वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, मतलब कि दीवालों पर व्हाइट पेंट करने के लिए कौन से केमिकल का यूज होता है, तो आप कहिएगा कि सिलेक्ट लाइम का यूज होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन का यूज होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन ही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में सोलुबल कर रहे हैं तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या बात समझ गए? अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको अब क्या करते हैं हम लोग कि दीवालों पे जब पोंत देते हैं, दीवालों पे इसकी जब पेंट पुचारा हो जाती है, तो ये इन्वायरमेंट से CO2 गैस लेता है। इन्वायरमेंट से क्या लेता है? CO2 गैस लेता है और हमारे दीवालों पर CO3 का एक परत बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइमस्टोन या मार्बल, इन सब का एग्जाम फॉर्मूला यही होता है। और साथ ही साथ H2O है लिक्विड के फॉर्म में, जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए जब दीवालों पे व्हाइट वॉशिंग की जाती है ना, तो तुरंत व्हाइट कलर शो नहीं होता, वो 1 से 2 दिन इन्वायरमेंट से CO2 के साथ रिएक्ट करता है और तब पूरा का पूरा व्हाइट कलर CaCO3 शो होने लगता है। एग्जाम्पल ये सब बहुत अच्छे हैं, याद रखिएगा, NCERT में भी दिया गया है और ये आपका एक्टिविटी 1.4 भी है। तो एक्टिविटी 1.2, 3, 4 मैं सब कुछ साथ में कराते चल रहा हूं। आगे चलिए। अच्छा, आपने देखा कि कभी कभी क्या हो रहा है कि रिएक्शन जब हो रहे हैं तो कभी कभी हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसको हम लोग एक स्पेशल टाइप का नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब है? देखो, रिएक्शन के ना 2 एक एक्स्ट्रा टाइप भी होते हैं। ये तो अभी हम 5 टाइप जो पढ़ रहे हैं वो होता ही होता है, ये मैं 2 एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है ना, 2 एक्स्ट्रा बता रहा हूं। जैसे कि एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले, हीट इज रिलीज्ड, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज्ड हो, उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसी को कंसीडर कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब H2O की रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना और हीट भी रिलीज हुआ, ठीक ना। तो ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। सवाल आ सकता है, ऐसे 2 ऑप्शन भी पूछ सकते हैं वो लोग कि बताओ क्या क्या होगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है।
एक दो रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे कि ये आपको मीथेन गैस बोला जाता है। इसकी रिएक्शन जब O2 गैस के साथ कराते हैं तो CO2 बनता है, H2O बनता है और हीट निकलता है। देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, हम जो सांस लेते हैं, अरे भैया ग्लूकोज प्लस O2 तो CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी निकलती है ना, तो एनर्जी निकलती है ना हमारे शरीर से, यानी कि वो भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और देखो इंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। इंडोथर्मिक कहा जाता है कि जिसमें हमें हीट देना पड़े, यानी जो हीट को एब्जॉर्ब करे और तब रिएक्शन हो। जैसे कि N2 है, N2 गैस होता है एक, और O2 गैस है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। और इन्वायरमेंट में N2 गैस भी बहुत ज्यादा मौजूद है, O2 गैस भी है, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको तुम हीट दे दोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करा दोगे, तो N2 और O2 दोनों मिलके NO, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बना देंगे। क्या बात समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें हीट भी देना पड़ता है, तभी रिएक्शन हो पाती है, वरना रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो जहां पे हम हीट देंगे रिएक्शन को होने के लिए, जहां पे हम हीट देंगे रिएक्शन को होने के लिए, यानी कि जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ओके, जरा 1 मिनट वेट कीजिए। थोड़ा पानी उनी पी लीजिए आप लोग भी, हम भी थोड़ा पानी पी लें। ओके, और फिर उसके बाद इसके आगे शुरू करते हैं। बाहर इस समय बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम। शायद आप लोगों को आवाज भी आ रही हो बारिश की। देखिए, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, इंडोथर्मिक का एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक होता है बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये बैरियम क्लोराइड बनता है। ये भी आपके शायद एनसीईआरटी में दिया गया है कहीं ना कहीं। प्लस अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन जब होती है ना, तो जो हमारा बीकर है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि बीकर हमारा बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जब प्रोडक्ट बनता है तो इसने एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और हमारा बीकर जो है सो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये भी एक इंडोथर्मिक है। ये भी कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बात समझ गए? तो यानी इंडोथर्मिक ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एनर्जी किसी को देनी पड़े रिएक्शन करने के लिए, यानी वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को घटाएगा। एनर्जी कोई ले रहा है यानी उसका टेम्परेचर कम है ना भैया, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्जोथर्मिक बोलेंगे जब बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि जो एनर्जी रिलीज करे, उसको हम लोग एक्जोथर्मिक बोलेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन। नाम से ही मालूम चल रहा है कि डीकंपोजिशन यानी कि टूट जाना, डीकंपोज हो जाना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाए और ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट दे दे, उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए,
देखिए एग्जांपल, ये है आपका फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस, क्योंकि Fe यहां +2 में है ना, तो इसीलिए इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड था, इसको हमने क्या किया? हीट किया। इसको हमने हीट किया, और हीट करने के बाद ये जो है सो Fe2O3, यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे Fe जो है वो +3 में है, तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 गैस और SO3 गैस में टूट जाता है। यानी कि देखिए, एक सब्सटेंस था, एक कंपाउंड था रिएक्टेंट साइड, और उसको हमने हीट करके दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ दिया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। साथ ही साथ ये एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि हम इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब रिएक्शन हो रहा है। तो यानी कि डिकम्पोजिशन तो है ही, साथ ही साथ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। बात समझ गए? इसमें एक दो बात ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, लेकिन ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो देखिए यहां पे कलर भी चेंजमेंट हुआ, स्टेट भी चेंज था। पहले सॉलिड था, लेकिन अब सॉलिड भी बन रहा है, गैस भी बन रहा है, यानी कि अब स्टेट भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। आपको मैं बता दूं, ये जो SO2 है, इसके पास आप लोग लिख लीजिएगा कि इसकी स्मेल सल्फर के तरीके होती है, यानी कि थोड़ी सी पंजेंट टाइप स्मेल होती है, जिसको इरिटेटिंग या सफोगेटिंग भी आप बोल सकते हैं। ज्यादा यूज होता है कि पंजेंट स्मेल होता है इसका, सल्फर की, ऐसा लगेगा जैसे कि सल्फर बर्न हो रहा है, ठीक है ना, स्मेल लाइक सल्फर बर्निंग। तो कोई बोल दे कि बताओ भैया कौन सा गैस है जिसका पंजेंट स्मेल होता है, सल्फर बर्निंग के तरीके स्मेल होता है, तो वो SO2 है। SO3 का नहीं, SO2 का। SO3 का भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है, ज्यादा SO2 का होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात यहां और ध्यान रखिएगा कि ये जो FeSO4 है, ये मार्केट में आपको FeSO4 नहीं मिलता है, मार्केट में आपको मिलता है ग्रीन विट्रॉल। मार्केट में आपको क्या मिलता है? ग्रीन विट्रॉल। वो ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला ये होता है FeSO4.7H2O। इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसको कि हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। ये बातें नेक्स्ट चैप्टर में आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसको पहले हीट करते हैं, तब ये जाकर FeSO4 में टूटता है, और फिर जब इसको हीट करते हैं, तब ये जाकर Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस SO3 में टूटता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो FeSO4 है, ये डायरेक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा या कहीं नहीं बनेगा। पहले आपको ग्रीन विट्रॉल ही लेना होगा, उसको हीट करके पहले FeSO4 बनाओ, फिर ये सारा काम करो। ये आई थिंक NCERT में कहीं दिया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अच्छा, तो डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, यानी एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटेगी, तो हीट लेके टूटेगी, यानी हमेशा इंडोथर्मिक रहेगी, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, हमेशा हीट लेकर तब टूटती है, यानी कि तब प्रोडक्ट देती है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक भी होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट लेके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट रही है, इसका मतलब है कि उसको हीट किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से करेंगे, ठीक है ना। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से करेंगे। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम हीट देंगे, या हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, करंट्स के द्वारा हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, या हम फोटोलिसिस करेंगे, यानी कि जो लाइट है, लाइट भी तो एनर्जी होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट से एनर्जी लेकर हम डिकम्पोजिशन करेंगे। तो ये तीनों अब हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से शुरू करते हैं। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। डायरेक्ट हीट लेके जब डिकम्पोजिशन होगा, तो उसको कहेंगे कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है।
जैसे अभी मैंने FeSO4 का केस बताया, वो थर्मल डिकम्पोजिशन ही है। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी एक्टिविटी 1.6 है। देखिए, ये है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। Pb+2 होता है और Na3-1 होता है, तो ये बन गया लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है। इसकी जब हीटिंग करते हैं तो ये बनता है PbO सॉलिड के फॉर्म में, और NO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है यहां पे? NO2 गैस निकलती है। और क्या होता है यहां पे? ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका नाम हो गया लीड नाइट्रेट, इसका नाम हो गया लीड ऑक्साइड। ये आपका कलरलेस होगा, लेकिन ये आपका येलो कलर का होगा। ये आपका कैसा होगा? येलो कलर का होगा। और साथ ही साथ ये जो NO2 होता है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स होता है। अब आपका हो गया ब्राउन फ्यूम्स क्या होता है? तो देखो, जब जनरली धुआं निकलता है व्हाइट कलर का होता है ना, लेकिन यहां पे जो धुआं होगा वो ब्राउन कलर का होगा। तो जब रिएक्शन करोगे तो तुम देखोगे कि O2 भी निकल रही है और साथ ही साथ एक ऐसा गैस निकल रहा है जिसका कलर थोड़ा अजीब है, तो वो कलर ब्राउन है, तो यानी कि वो NO2 है। वो क्या है? वो NO2 है। तो बीकर में से जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है वो NO2 गैस होता है। तो ये रिएक्शन दिमाग में रखिएगा कि जब PbNO3 का हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं तो PbO NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम्स होता है और उसके बाद O2 गैस निकलता है। ऐसे करके बहुत सारे गैसेस जो है ना आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, कि जैसे NO2 ब्राउन फ्यूम्स देता है। अभी हम लोगों ने जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां H2 के बारे में पढ़ेंगे जो कि पॉपिंग साउंड देता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी पॉपिंग साउंड तो आगे आएगा ही। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, यानी जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे कंपाउंड को तब जाकर उसका डिकम्पोजिशन होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी लेकर डिकम्पोज होगा। उस तरीके के लिक्विड सब्सटेंस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन या मोल्टेन में ही होगा, सॉलिड में नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रिक फ्लो ही नहीं होती। बात समझ गए? लिक्विड में ही फ्लो होती है, तो लिक्विड में या मोल्टेन स्टेट में फ्लो होती है तो सिर्फ इसी में करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे NaCl आपका मोल्टेन स्टेट में जब होगा और इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? Na और Cl गैस में टूट जाता है। ओके, NCERT में जो दिया गया है कि H2O जो है इसको जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो ये H2 गैस और O2 गैस में टूट जाएगा। H2O लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉल्यूशन के, और NaCl मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में रहता है। ये आपकी एक्टिविटी 1.7 है जिसको मैं बहुत डिटेल में अब आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि H2O लिक्विड है, इसको जब हम करंट देंगे तो ये क्या होगा? डिकम्पोज हो गया, यानी कि पहले एक था अब दो बन गया। ओके, बैलेंस कर लीजिए, H2 2, O2 को 2 कर लीजिए और O2 4 हो गया ना। एक मिनट, O2 तो 2 है ही, तो O2 इधर 2 है तो इधर O2 को 2 कर लीजिए, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि अब ये आपका बैलेंस हो गया। तो जब 2 H2O को डिकम्पोज करेंगे तो 2 H2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके, अब चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आइए बात करते हैं एक्टिविटी। कलर मैं ब्लैक ले लेता हूं, ये अच्छा लगेगा। एक यहां पे देखिए, एक यहां पे मग लिया गया है, यानी कि एक बीकर लिया गया है जिसको कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और यहां पे केटायन और एनोन, कैथोड और एनोथ के साथ जोड़ा गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कैथोड होता है ये निगेटिव वाला पार्ट होता है और एनोड जो होता है ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और यहां पे स्विच लगाया गया है, जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे
अच्छा यहां पे क्या है, ये ग्रेफाइट का एक रॉड लगाया गया है, दो, एक यहां पे और एक यहां पे, और दोनों बीकर के अंदर लगाया गया है, बीकर को उल्टा किया गया है। और जैसे ही हम, और ये पानी है इसमें, जैसे ही हम करंट देंगे तो क्या होगा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा तो एक रॉड पे O2 गैस बनने लगेगा और एक रॉड पे H2 गैस बनने लगेगा। क्या बात समझ गए? तो जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, ध्यान से सुनिएगा यहां से बातें, जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराया, एक ग्रेफाइट रॉड पे O2 गैस बनेगा और एक ग्रेफाइट रॉड पे H2 गैस बनेगा। ओके, तो जब हम इस गैस को कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट होगा, जब H2 गैस या O2 गैस बनेगा तो गैस हल्का होता है, वो ऊपर जाने लगेगा। तो यानी कि ये गैस के जो छोटे छोटे बूंदे आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने लगेंगे। ये क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेंगे और पानी का लेवल नीचे आने लगेगा, क्योंकि गैस ऊपर जाएगा तो पानी तो नीचे आएगा ही, क्योंकि गैस उसमें भरने लगा। तो H2 और O2 ऊपर जाने लगेगा और पानी का लेवल नीचे आने लगेगा। अच्छा, अब यहां एक बात ध्यान देखिए, इस वाले में पानी का लेवल कम घटा है और इस वाले में पानी का लेवल ज्यादा घट गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक में पानी का लेवल कम घटा, एक में पानी का लेवल ज्यादा घटा। इसका मतलब यह हुआ ना कि एक में गैस ज्यादा कलेक्ट हुआ और दूसरे में गैस कम कलेक्ट हुआ। ऐसा क्यों? और किस में ज्यादा हुआ किस में कम हुआ ये भी बताओ, ठीक है ना। और H2O के इलेक्ट्रोलिसिस में H2 और O2 बनता है, तो किस में H2 बनेगा किस में O2 बनेगा ये भी बताओ। ये सारी बातें अब देखिए डिस्कस करते हैं, आइए। ठीक है, देखिए, तो जब करंट स्टार्ट होने लगेगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, तो वी सी बबल्स ऑफ गैसेस फॉर्म्ड इनसाइड बोथ टेस्ट ट्यूब्स, और गैसेस जो हैं वो टॉप पार्ट पे चले जाएंगे और वाटर का लेवल डिक्रीज करने लगेगा। तो हमने नोटिस किया कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है तेजी से, फास्टर एज कंपेयर टू सेकेंड, मतलब एक में गैस तेजी से फिल हो रहा है और दूसरे में कम हो रहा है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब H2O को कन्वर्ट किया जाता है H2NO2 में, तो H2 गैस डबल वॉल्यूम में बनता है। देखिए, H2O को जब हम H2 प्लस O2 में कन्वर्ट करते हैं तो ये और ये बैलेंस हो गया ना, यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बनेंगे जबकि ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बनेंगे जबकि ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। जब H2O के दो मॉलिक्यूल लोगे तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बनेंगे और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बनेगा। यानी कि जब H2O तुम मान के चलो कि जितना भी लोगे, अगर 3 पार्ट बनेगा तो 2 पार्ट H2 बनेगा, 1 पार्ट O2 बनेगा। मतलब H2 हमेशा O2 से डबल बनेगा। गैस है तो इसीलिए मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं, क्योंकि गैस के केस में वॉल्यूम बोला जाता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस डबल वॉल्यूम में बनेगा एज कंपेयर टू O2 गैस। तो यानी कि जब H2O को कन्वर्ट किया, H2 और O2 में, तो H2 गैस बना जो कि डबल वॉल्यूम में बना एज कंपेयर टू O2 गैस। रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा है, क्या बात समझ गए? तो यानी कि H2 गैस निगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि H2 गैस निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे कलेक्ट होता है जो कि डबल अमाउंट में होगा, और O2 गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होता है यानी कि एनोड पे कलेक्ट होता है। इसीलिए आप देखिए कि एनोड पे, देखिए यहां पे ये एनोड पे O2 गैस कलेक्ट हुआ है यानी कि आधा हुआ है, जबकि H2 गैस यहां पे डबल हो गया है। ये देख रहे हैं आप, H2 गैस यहां ज्यादा कलेक्ट हुआ है यानी पानी का लेवल यहां मतलब कि ज्यादा डिक्रीज हुआ है और गैस ज्यादा बना है। तो जिसमें पानी का लेवल ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा यानी गैस ज्यादा बनेगा वो H2 है, और जिसमें पानी का लेवल कम डिक्रीज होगा यानी कि गैस कम कलेक्ट होगा वो H2 है। ठीक है ना। तो ये है आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। पहला तरीका क्या है कि जिसमें पानी का लेवल वाला है, ये पढ़ लीजिएगा अभी मैंने जो बताया। दूसरा तरीका है कि एक बर्निंग कैंडल को हम क्या करें कि दोनों टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएं। जैसे ही
हमारा जब हो जाएगा, जब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे कि एक जलता हुआ कैंडल लेकर जाएंगे। तो जब जलता हुआ कैंडल लेकर जाएंगे तो राइट वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें H2 गैस कलेक्ट हो रहा है, जब वहां लेकर जाएंगे, वहां पे क्या होगा कि वो गैस तेजी से बर्न करने लगेगा पॉपिंग साउंड के साथ। पॉपिंग साउंड कहते हैं जैसे पॉपकॉर्न को फटते हुए आपने देखा है, फट फट फट। पॉपकॉर्न जब बनते हैं तो ऐसे ही फटफट की आवाज आती है ना, वैसे ही फटफट की आवाज वहां आने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे H2 गैस है। ओके, तो H2 गैस को पहचानने का नियम क्या है? पॉपिंग साउंड। और जब हम कैंडल को लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो कैंडल है वो और तेजी से बर्न होने लगी, मतलब और तेजी से जलने लगी। तो यानी कि O2 ही तो मदद करता है किसी चीज को और तेजी में जलाने के लिए। तो यानी कि O2 हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन की सहायता से ही तो हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं। तो O2 जो है जलने में मदद कर रहा है, यानी कि लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में O2 गैस ही है, क्योंकि कैंडल अब हमारा और तेजी से जलने लगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो हमारा O2 ही है। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहां पे एक रिजल्ट लिख दिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस का ऑफ वाटर जब करेंगे तो 2 वॉल्यूम H2 के बनेगा, 1 वॉल्यूम O2 का बनेगा, यानी रेशियो जो होगा 2:1 होगा H2 और O2 का। और H2 गैस जो बनेगा वो कैथोड यानी कि निगेटिव पे बनेगा, जो कि रैपिडली बर्न होता है पॉपिंग साउंड के साथ। और जो O2 गैस बनेगा वो एनोड पे बनेगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनेगा, और जो कि हमें बर्निंग में मदद करता है और ज्यादा ब्राइटली में हमारी चीजें और ज्यादा बर्न करने लगती है। आगे चलिए, तीसरा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का मतलब है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का होता है। इसको क्या कीजिए कि आप धूप में रख दीजिए। जैसे ही आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाएगी। क्लोरीन गैस निकल के हवा में उड़ गई और आपको पूरा का पूरा सिल्वर मिल जाएगा। और सिल्वर जो होता है ये ग्रे कलर का होता है। तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड मान के चलिए है, सिल्वर में क्लोरीन ने आके लेयर बना दिया है, तो आप उसको सिंपली धूप में रख दीजिए, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और आपको प्योर सिल्वर मिल जाएगा। ये आपकी एक्टिविटी 1.8 भी है, ध्यान रखिएगा, 1.8 भी है। वैसे ही सेम AgBr, इसको भी जब सनलाइट दोगे, ये येलो कलर का होता है, इसको भी जब तुम सनलाइट दोगे तो ये क्या होगा, Ag प्लस Br में टूट जाएगा, Ag प्लस Br में टूट जाएगा, यानी ये भी ग्रे कलर का बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल याद रखिएगा। आपको मैं एक बात और यहां नोट कर लीजिएगा कि ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। AgBr रिएक्शन का ही यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। तो पूछ सकते हैं कि किसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं, तो इसी का यूज करते हैं। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्योर मेटल है और उसके साथ कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड ने साथ में है और उसको हमें प्योर मेटल लेना है वहां से, मतलब प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन करके और हम क्या करेंगे कि जो हमें प्योर चीज लेनी है वो हम ले लेंगे और बाकी चीजें हमारी उड़ जाएगी या खत्म हो जाएगी, गैस बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे आपने पीछे देखा अभी बहुत सारे रिएक्शन में। अच्छा, हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने आपको बताया ना, जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो वो अंदर एनर्जी बनती है, CO2 बनता है। तो एनर्जी बनती है तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है, हमारे शरीर में एनर्जी बन रही है। बात समझ गए ना। तो वो एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ओके। अच्छा, जैसे कि फूड्स, जैसे कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डिकम्पोज होकर सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में टूटता है हमारे बॉडी में, वो भी एक प्रकार का डिकम्पोज ही है। प्रोटीन्स डिकम्पोज होकर एमिनो एसिड में टूटते हैं, ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन ही है।
तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये सारी चीजें हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बन जाना। ओके, तो चलिए यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और मुझे लगता है कि अब सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी और अभी तक जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड वाली बात समझ में आ गई। ओके, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके आगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ना, 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो हुआ, अगला भी लगभग 1 घंटे का होगा और 2 घंटे में आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। आगे भी हम लोग सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस के साथ और सारी एक एक नोट्स के साथ रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बाकी भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए एग्जाम के समय। ठीक है ना, और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।